हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। ये जो हमारा है पार्ट टू, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था जैसे कि सेल्स क्या होती हैं और डिस्कवरीज को हमने जाना। उसके बाद हमने यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर टॉपिक को कवर किया था। आज हम लोग फर्दर इस वीडियो का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। तो उससे पहले अगर मैं बताऊं आपको सिंपली, तो अभी हम अगर जानें पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, जो हमने सेल्स को डिवाइड किया था, सेल्स के जो हमने दो टाइप बनाए थे वो हमने बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स के नंबर के बेसिस पे हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, दे कैन बी यूनिसेल्यूलर, वे यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, एंड या फिर और क्या हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ये हमने जाना था पिछली वीडियो में कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म जो है वो दो कैटेगरी में बट सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास यूनिसेल्यूलर और दूसरा हो जाएगा हमारे पास मल्टी सेल्यूलर। जिसमें हमने पढ़ा था कि यूनिसेल्यूलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कितनी सेल होगी, सिंगल सेल, और वो उसी से सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। बट मल्टी सेल्यूलर में यहाँ पर क्या होती है, मैनी सेल्स, और वो अलग अलग सेल मिलकर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। आज भी हम लोग सेल्स के बारे में ही जानेंगे, और सेल्स के बारे में जो आज हम जानेंगे वो रहेगा हमारा कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स किस टाइप की सेल्स होती है। तो यहाँ पे जो हम दो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला अपने पास जो रहेगा वो रहेगा, पहला हमारे पास रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हमारे पास रहेगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल और अगला रहेगा हमारे पास यूकैरियोटिक। दिस इज आर, ओके, दिस इज आर, यूकैरियोटिक सेल। एक एक करके हम इन्हें देखेंगे। तो जो पहली हेडिंग हमारी डलेगी वो रहेगी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलो हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। दिखता नहीं रहा ना, थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो हमारे पास जो पहली हेडिंग है हमारे पास वो है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है, तो इसको मैं सिंपली बोल सकती हूँ, ऐसी सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमारे पास जो डेफिनेशन का पॉइंट बनेगा वो रहेगा सेल्स दैट डू नॉट और डोंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस the DNA floats freely in the cell are known as prokaryotic cell। देखो, अगर अब मैं आपको सेल के बारे में समझाऊं तो यहाँ पे मैंने एक सेल का डायग्राम लगा दिखा रखा है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रही हैं कुछ लेबलिंग्स, जैसे कि ये दिख रहा है आपको सेल मेम्ब्रेन, फिर आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ये राइबोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम, गोल्जी apparatus। ये कुछ लेबलिंग्स करी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये सेल की, इसे क्या बोला गया है, सेल मेम्ब्रेन। ये कुछ चीजें हैं ऐसे आप देख रहे हो, इन्हें क्या बोला गया है, माइटोकॉन्ड्रियन। फिर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, गोल गोल स्फेरिकल बॉडीज, इन्हें क्या बोला है, राइबोसोम। ऐसे नीले नीले खाली जगह पड़े हुए हैं ऐसे ही, इन्हें क्या बोला हुआ है, वैक्यूल। बीच में एक बड़ा सा लाल रंग का कमरा बना रखा है, इसको क्या बोला है, न्यूक्लियस। ठीक है,
न्यूक्लियस। और उस कमरे के अंदर आपको एक गेट सा ऐसा दिख रहा है, गोल सा कुछ दिख रहा है, इसको क्या बोला है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर ये आपको ऐसे ऐसे चैनल्स दिख रहे हैं साइड में, इन्हें बोला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये हरे हरे आपको दिख रहे हैं, ये लाइजोसोम। और फिर ये आपको दिख रहा है लाल लाल, इन्हें गोल्जी apparatus। तो अगर मैं बात करूं एक सेल की, क्योंकि इन सबको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज सेल। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें, तो मैं अगर एक सेल बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स सपोज कि एक सेल है, तो इस सेल में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, ये, इसको हम लोग नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बोला था जिस कमरे में आप रहते हो, उस वो जो पूरा घर है उसको आप क्या मानो? एक बॉडी। उसके जो छोटे छोटे कमरे हैं उसको आप क्या मानो? सेल। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप जिस कमरे में हो, उसकी जो दीवार है अंदर वाली, वो क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपके घर में कोई ना कोई हेड भी होगा। ठीक है, जैसे मम्मी पापा, ये हेड है। ठीक है, तो वो ऐसे बीच में ये हेड है। ठीक है, इनके कहे अनुसार ही सब हो रहा है घर में, तो ये क्या हो गए? हमारे घर के हेड हो गए। ठीक, तो ये जो हेड है हमारे घर के, इनका नाम क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, क्या नाम है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं। ऐसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग काम करती हैं, क्योंकि ये घर का क्या है? हेड है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सेल का क्या कहा जाता है? ब्रेन। सारी चीजें जो भी होती होती हैं सेल में, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सब किससे पूछकर होती हैं? न्यूक्लियस से पूछकर। तो ये मैं अभी कुछ चीजें बना रही हूँ। अब देखो, न्यूक्लियस से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इनको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर आपको दिखेंगे छोटी छोटी बॉडीज दिखती हैं हमें यहाँ पे, ऐसे फैली हुई हर तरफ। ठीक है, ये जो एक बॉडी है इसको हम क्या बोल सकते हैं? लाइजोसोम। लाइजोसोम। ठीक, फिर आपको दिखेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि पूरे सेल में फैले हुए हैं, ऐसे। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, और या फिर गोल्जी बॉडी भी बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर कर देते हैं। छी, कितना गंदा लग रहा है। अभी आई एम नॉट यूज टू, धीरे धीरे आई विल बी हैबिचुअल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस। इसके अलावा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है, ये आप देख रहे होगे, यहाँ पे बना रखा है, और जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखो, ये छोटे छोटे, ज़्यादा ही छोटे हैं। ये हो गए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, देख रहे हो? ऐसे स्ट्रक्चर्स। और सिर्फ इस पे ही नहीं पाए जाते हैं, पूरी सेल में भी पाए जाते हैं ऐसे ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको बोला जाता है राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मुझे एक बात बता दो बस, कि ऐसे ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे कुछ खुरदुरा लगे, इसका मतलब वहाँ पे कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बिस्तर पे बैठे हो और मैं उस पर चीनी गिरा दूँ, तो खुरदुरी लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ऐसे ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो उसका नाम बदल जाता है, और इसको कहा जाने लग जाता है क्या? ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो पार्ट जहाँ पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, जैसे कि ये वाला हाईलाइटेड पार्ट, तो ऐसे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ, क्योंकि उसमें कुछ अलग भी खुरदुरा लगेगा ही नहीं। बिस्तर नॉर्मल है तो नॉर्मल लगेगा ना, चीनी नमक डाल दो तो खुरदुरा लगेगा। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, राइबोसोम भी हमने देख लिया। अब देखो, हमारा ये जो न्यूक्लियस है, हमारा जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है, मान लो यहाँ पे ये, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, और वो स्ट्रक्चर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये देखो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरी सेल में। ठीक है, मैं रफ बना रही हूँ अभी, हम बाद में एक अच्छे से भी बनाएंगे जब चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें एक अगर हो तो इसे कहा जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रियन। अगर ये क्या हो? सिंगुलर हो, एक हो। अगर एक से ज्यादा है तो इसको कह दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये क्या हो? प्लूरल हो, यानी अगर एक की बात करोगे तो क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रियन। अगर एक से ज्यादा की बात करोगे तो क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तो ऐसे करके पूरी एक सेल का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, पूरा एक सेल बना होता है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सेल के अंदर, जैसे कि मैंने बनाया, अभी तो मैंने कुछ ही बनाया, अभी और भी रह रहे हैं। ये प्लांट सेल होगा तो उसमें अलग होंगे, ठीक है, एनिमल सेल होगा तो उसमें अलग होंगे, तो अलग अलग सेल में जो है अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। ये एक रफ रिप्रेजेंटेशन है किसका? एक सेल का। सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या है? बीच में एक राजा बैठा है, जैसे कि घर में आपके पेरेंट्स। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक है, वो राजा जो है सबको ऑर्डर देता रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया? न्यूक्लियस। फिर अंदर बहुत सारी चीजें देखी जो कि इन सब के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं जिनको अब मैं हाईलाइट करूंगी येलो कलर से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, जिसको भी मैंने येलो से मार्क किया है, इन सबको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज या फिर सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, इन्हें ये कहा जाता है। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? देखो, अगर आप इसके अंदर देखोगे ध्यान से तो इसके अंदर आपको दो चीजें दिखेंगी। पहला आपको दिखेगा सेल, और दूसरा आपको दिखेगा ऑर्गन। तो सेल के ऑर्गन जो कि सेल के लिए काम करते हैं उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था सेल का। अब हम आते हैं कि भाई ये डीएनए वीएनए की बात क्या है। तो देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस है, मुझे बताओ घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, पड़ोसी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी जानकारी किसके पास रहती है? ये सारी जानकारी रहती है आपके पेरेंट्स के पास। सेम ऐसे ही अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर ये सारी जानकारी रखने वाला कौन है? सेल का ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया ये रहा। ठीक है, तो ये जो सेल का ब्रेन है सारी जानकारी रखता है। अब जानकारी अलग अलग तरीके से रखी जा सकती है। हो सकता है मम्मी पापा वीडियो बना के रखे कि अरे उसने ऐसा किया था ऐसा किया था, हो सकता है वॉइस रिकॉर्डिंग रखे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी तो जानकारी अलग अलग तरीके से रखी जा सकती है ना। हो सकता है किसी का लेटर पकड़ जाए, हो सकता है कि भाई किसी की कॉल रिकॉर्डिंग हो, तो ऐसी अलग अलग तरीके से जानकारी जो होती है वो कौन स्टोर करता है? न्यूक्लियस भी स्टोर करता है। और जिस रूप में न्यूक्लियस जानकारी स्टोर करता है उस रूप को कहा जाता है डीएनए। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ स्टोर रहता है? डीएनए में। ठीक है, डीएनए तो देखो लगभग सबको पता ही होता है। ठीक है, बेसिक तो पता होता है, डीएनए बोलते हैं भाई तेरे डीएनए में नहीं है। ठीक है, तो डीएनए सबको पता ही होता है। तो डीएनए के अंदर क्या रहती है? हमारी सारी जानकारी स्टोर रहती है। और डीएनए किसके अंदर रहता है? डीएनए रहता है न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर हम यहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा भाई? ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या? देखो, न्यूक्लियस एक एक छोटा सा कमरा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये छोटा सा एक कमरा है। ठीक है, ये जो लाल रंग का है छोटा सा एक कमरा है। अब ये जो कमरा है, मैं दिखाती हूँ, ऐसे हाईलाइट नहीं हो रहा, ये जो कमरा है इसके अंदर डीएनए रहता है। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहता है? डीएनए।
और डीएनए के अंदर क्या रहती है, सारी जानकारियां एक कमरे में बंद है और उस कमरे का नाम है न्यूक्लियस। पर जो हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब इनके पास ऐसा एक कमरा नहीं होता है जिसके अंदर ये जानकारी रखते हैं। मतलब क्या इनकी सारी जानकारी ऐसे खुले में बहेगी क्या? बिल्कुल हाँ। इनकी जो जानकारी है यानी कि जो डीएनए है वो फ्लोट करता है फ्रीली, इसमें पूरी सेल में। ठीक है, जैसे इसके पास तो कमरा है, इसने तो रखा हुआ है सब कुछ अपने कमरे में, जानकारी स्टोर करके रखी हुई है। ठीक है, पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर ऐसा कमरा नहीं होता। मतलब समझ लो अलमारी नहीं है, गहने भी रखे हैं तो ऐसे खुला रखे हुए टेबल पे। ठीक है, कोई कोई भी जानकारी सब ऐसे टेबल पे फैला के रखी है। तो ऐसी होती हैं कौन? प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका जो डीएनए है वो फ्लोट करता है कहाँ पर? सेल में। ये थी एक डेफिनेशन जिसमें मैंने आपको पूरा सेल स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम आगे चलते हैं इसके की फीचर्स की तरफ पे। तो अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करूं तो पहला जो आता है वो आता है, ये बहुत सिंपल होती हैं, वेरी सिंपल सेल होती हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल सेल होती हैं। और इसके साथ साथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी भी होती हैं। छोटी कितनी होती है भाई? तो 1 से लेके 10 माइक्रोन तक इनका साइज जाता है, यानी 10 माइक्रोमीटर तक इनका साइज जाता है। ठीक है, इनके अंदर ऑर्गेनल्स तो होते हैं बट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। अब ये समझेंगे मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है। देखो, जैसे कि यहाँ पर ये जितने भी आपको चीजें दिख रही है, मैंने आपको बताया है ये सब कुछ क्या है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा क्लियर किया जाए। जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं ये सारी क्या है? ऑर्गेनेलीज है, मैंने अभी आपको बताया। तो इनके ऊपर क्या होती है? एक लेयर चढ़ी होती है, एक एक प्रोटेक्टिव लेयर ऐसे बोल सकते हो आप। जैसे ये मान लो ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सबके ऊपर क्या होती है? ऐसे एक लेयर, एक कवरिंग, एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है जिसको बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देखो, ऑर्गेनल तो ये है क्योंकि ये सेल के लिए काम कर रहा है, न्यूक्लियस के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। पर कैसा ऑर्गेनल है? तो भाई अगर इसने एक्स्ट्रा चादर ओढ़ी हुई है यानी मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, तो ये कैसा ऑर्गेनल हो जाएगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो जाएगा। पर अगर इसके ऊपर चादर नहीं है, ऐसा ही है और ऐसे ही है, इसके ऊपर कोई चादर वादर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होगा। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर ऑर्गेनल्स तो होते हैं बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी उनके ऊपर वो जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है वो नहीं होती है। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इनके अंदर डीएनए, मैंने आपको बोला ऐसे ही खुला रखा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। तो इसको हम बोल सकते हैं डीएनए इज फाउंड इन अ रीजन। जैसे आपका टेबल बोला मैंने, टेबल पे मिलेगा सब सामान, घर में अलमारी नहीं है तो इन अ रीजन। ऐसे ही इनके इनके यहाँ जो टेबल होता है भाई, उसको क्या बोल दिया गया? कॉल्ड दी न्यूक्लियोइड। क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोल दिया गया। जहां पर इनका डीएनए मिलता है उस जगह को बोल दिया जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं भाई? तो ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सिंपल डिवीजन। बाय सिंपल डिवीजन, सिंपली डिवाइड करते हैं ये, सिंपल डिवीजन। जैसे कि एग्जांपल के लिए बाइनरी फिजन, जो कि जैसा अमीबा में होता है ऐसा बाइनरी फिजन, सीधा अपने आप को भाई दो टुकड़ों में तोड़ लेना, ऐसे ये डिवाइड करते हैं। कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें एग्जाम्पल्स में क्या आ सकते हैं? तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करी जाए, एग्जाम्पल्स की अगर बात करी जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास आ सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास आ सकते हैं आर्के। अब ये आर्के क्या होते हैं इनको थोड़ा सा देखते हैं। चलो चलते हैं आगे।
हम समझते हैं आर्के होते क्या है। देखो, आर्के अगर ये सिंगुलर की बात हो ना, मतलब अगर एक की बात हो रही है सिंगुलर की, तो इनको कहा जाता है आर्कियन। आर्कियन, ठीक है, अगर एक की बात हो रही है तो आर्कियन। ये जो होते हैं कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, सिंगल सेल के, यानी दे आर सिंगल सेल्ड, एक ही सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल्ड। ठीक। अब हम देखो, लोगों को होता क्या था कि अभी मैंने आपको बताया ये कैसी सेल होगी, सिंगल सेल में भी कैसी सेल, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ये जो है बैक्टीरिया की तरह है, बट अगर हम देखें तो जेनेटिक बेसिस पर और केमिकल बेसिस पर ये बैक्टीरिया से बहुत अलग है। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मैंने बताया था नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और ऊपर से ये सरवाइव कर सकते हैं किस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशंस की, जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्टी लेक्स में सरवाइव कर सकते हैं, डीप सी में सरवाइव कर सकते हैं, आइस में, एसिडिक एनवायरनमेंट में, इन सब में ये सरवाइव कर सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या होती है, ये देखो, ये एक सेल है, मैंने बोला था सेल के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो अंदर वाली क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। बाहर वाली अगर कवरिंग है तो उसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, सी वॉल यानी कि सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की वॉल है, और सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसे बोलते हैं सेल वॉल। इनकी जो जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया से अलग होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये उसकी सेल वॉल है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से या पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि केमिकल होता है, इससे बनी होती है किसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको बता दिया सेल वॉल क्या होती है, अंदर वाली लेयरिंग क्या थी, सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली क्या थी, सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। बट यहाँ पर अगर हम बात करें किस में, आरके में, तो ये उनसे अलग होती है। अब अगर आरके के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हम्म, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल जो कि कहाँ रहते हैं, हॉट प्लेसेस पर रहते हैं, यानी गर्म जगहों पर पाए जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स भी एक तरीके के आर्के हैं, ये कहाँ रहते हैं, सॉल्टी प्लेसेस पर। हेलो वर्ड जो है ना, हेलो वर्ड ये साइंस में सॉल्ट के लिए आता है, नमक वाली जगहों पर, ठीक है, सॉल्टी प्लेसेस पर। फिर आते हैं मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, ठीक है, ये जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस ऐसे आर्के होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या, मीथेन गैस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक तरीके की गैस जिसका नाम क्या होता है, मीथेन गैस। और ये जो है मिथेनोजेंस जो है कुछ ऐसे आर्के होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, इन द गट्स ऑफ एनिमल्स, इन दी गट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल की गट में रहते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन वगैरह है वहां पे रहते हैं, जैसे कि काउज वगैरह में। ठीक है, आपको पता है काउ डंग, जो गाय का जो गोबर होता है उसके अंदर क्या होता, उसी से आगे मीथेन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, आगे बायोगैस वगैरह पढ़ते हो। ठीक है, तो काव की गट में ये आर के रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया से थोड़े से अलग है, पहले इनको बैक्टीरिया की तरह लिया जाता था, बट अब इनको अलग से कैटेगराइज किया गया। हालांकि बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, ये जो बैक्टीरिया ये भी क्या एक तरीके का प्रोकैरियोट है, ठीक है, और ये जो आर्के हैं ये भी क्या है, प्रोकैरियोट है। तो ये था प्रोकैरियोट। अब हम पूरा पढ़ चुके प्रोकैरियोटिक सेल,
एक बार रिवाइज करते हैं। इनके पास क्या होता है भाई, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इनका क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है तो डीएनए इधर उधर फ्लोट कर रहा होता है। बड़े सिंपल होते हैं और बड़ा स्मॉल साइज होता है इनका, 1 से लेके 10 माइक्रोन तक का रहता है इनका, माइक्रोमीटर तक का। इनकी जो ऑर्गेनल्स होती है उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जिस रीजन में इनका डीएनए मिलता है उस रीजन को न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जा सकता है। और ये जो है, जब ऐसी सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करती हैं तो वो कौन से प्रोसेस का यूज करती है, बाइनरी फिजन जैसे सिंपल डिवीजन प्रोसेसेस का यूज करती हैं। ये किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल क्या है भाई, कौन सी सेल्स होती है प्रोकैरियोटिक, तो बैक्टीरिया के सेल और आर्के सेल। ये था हमारे पास प्रोकैरियोटिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक हेडिंग बनाएंगे, यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इनको देखते हैं थोड़ा सा, देखना। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उनके में क्या था, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। यहाँ पे अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इनके पास क्या होता है, दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, उनके पास नहीं था, इनके पास होता है। और तो और वो जो न्यूक्लियस होता है, जो ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो एनक्लोज्ड यानी कवर होता है, हर तरफ से घिरा होता है, किससे, बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, कैसे, मान लो ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर क्या है, ये सेल है। तो इनके न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है और उसी मेम्ब्रेन को कहा जाता है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। किसकी बात हो रही है ये बात हो रही है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स की। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर की फीचर्स को देखा जाए तो उनका साइज क्या था, छोटा था, बट ये क्या होता है, इनका साइज बड़ा होता है, दे आर लार्जर एंड, थोड़ा समझने में भी मुश्किल होता है, उनका सिंपल था ना, इनका क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा जटिल होता है, समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और इनका साइज बड़ा होता है, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, लार्ज है तो भाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, तो साइज कितना जाता है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक इनका साइज जाता है। जहाँ उनका कितना जा रहा था, 1 से 10, इनका शुरू ही 10 से होता है। अब आगे की फीचर्स की बात करें तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, जैसे कि क्या क्या होता है भाई मेम्ब्रेन बाउंड में, तो इनका जो, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, आगे पढ़ेंगे एक एक करके ये सब होते क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इन पे भी मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। उनका डीएनए इधर उधर बह रहा था, है ना, रीजन था न्यूक्लियोइड में था, न्यूक्लियोइड बोला गया जिस रीजन में उनका डीएनए था, उस जगह को क्या बोला, उस टेबल को क्या बोला था, न्यूक्लियोइड। यही अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इनका जो डीएनए होता है, मतलब जिसमें सारी जानकारी होती है, वो स्टोर्ड होता है, इज स्टोर्ड कहाँ पे, इनसाइड दी न्यूक्लियस, कहाँ पर होता है, इनसाइड दी न्यूक्लियस। इनकी पूरी जो जानकारी है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। वो लोग सिंपली रिप्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि बाइनरी फिजन जैसे प्रोसेस से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, किससे, ये रिप्रोड्यूस करते हैं दो प्रोसेस को यूज करके, एक तो माइटोसिस और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, मियोसिस। ये दो सेल डिवीजन के प्रोसेस होते हैं जिससे यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये था यूकैरियोटिक सेल। अब हम इसमें बात करेंगे कि भाई इसके एग्जांपल्स क्या रहने वाले हैं हमारे पास। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें पहला एग्जांपल आता है हम खुद, यानी हमारी सेल, जो कि एक तरीके की कैसी सेल है,
एनिमल सेल इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्लांट सेल, प्लांट की सेल भी एडवांस होती है, इसका एग्जाम्पल है। फंजाई इसका एग्जाम्पल है। प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम देखें कि भाई फंगस या फंजाई और प्रोटिस्ट क्या होते हैं, तो एक बार इन दोनों को देख लेते हैं। इसमें हमको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है ना, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। यू गाइस आर इन 9th, but it's okay, we'll discuss. So we have, okay, so here we'll understand what is protist, and here we'll understand that what is fungi. Okay, so अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्रोटिस्ट की और यहाँ पे मैं बात करूँ फंजाई की, दोनों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्ट की अगर बात करें तो ये पूरा एक किंगडम है। ठीक है, इसके अंदर जो आते हैं वो यूकैरियोटिक आते हैं। अभी मैंने आपको बताया इनकी सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ज़्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी एक ही सेल से बने होते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई हैं, ये थोड़ा सा ना इनसे अलग जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स की अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें हमारे पास बड़ा बेहतरीन एग्जांपल आता है अमीबा। अमीबा जो है वो इधर उधर जा सकता है, मूव कर सकता है सूडोपोडिया से। ठीक है, और अपने फूड को खा सकता है। इसके अलावा जो इसके अंदर आता है वो हमारे पास क्या आता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, पैरामीशियम जो है वो भी इसके पास छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे ये मूव कर सकता है। अगला एग्जाम्पल आता है इसके अंदर यूग्लिना। यूग्लिना की अगर बात करूं तो यूग्लिना भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकता है यूग्लिना, और एनिमल्स को भी खा सकता है। तो की पॉइंट क्या है कि भाई ये रहते कहाँ है, ये रहते हैं वाटर के अंदर। ये जो है प्रोटिस्ट, ये कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, ऐसे ओशंस के अंदर रहते हैं। ठीक है, एंड ये प्लांट जैसे भी हो सकते हैं, एनिमल जैसे भी हो सकते हैं, और फंगस जैसे भी हो सकते हैं। तो यानी कि देखो, ये प्लांट जैसे भी हो सकते हैं, ये फंगस जैसे भी हो सकते हैं, और ये एनिमल जैसे भी हो सकते हैं। मैंने ये क्या ही, इसको थोड़ा सा दूसरा रंग रखते हैं। ठीक है, देखो प्लांट जैसे भी हो सकते हैं, प्लांट जैसे भी हो सकते हैं, एनिमल जैसे भी हो सकते हैं, और फंगस जैसे भी हो सकते हैं। कैसे भी इनके करेक्टर जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये भी बात करें फंगस की, तो जहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोटिस्ट थे, जितने भी ये प्रोटिस्ट मैंने अभी आपको बताए, ये क्या थे, सिंगल सेल थे। ऐसे ही देखोगे आप, जो हमारे पास फंगस है ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यानी इनके अंदर भी जो न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस, वो प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो मशरूम। मशरूम इसका एग्जाम्पल है। ईस्ट, ईस्ट भी इसका एग्जाम्पल है। मोल्ड, अगर पुरानी ब्रेड आप छोड़ दो तो उस पर हरे हरे पैच पड़ने लग जाते हैं, वो फंगस का एग्जाम्पल है। और फंगस जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फंगस जो है वो सिर्फ एक चीज में काम आता है, इसको कहा जाता है क्या, डीकम्पोजर। क्या कहा जाता है, डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई फंगस, पहले तो हमने पढ़ा कि भाई सेल कैसी दिखती है, एक जनरल स्ट्रक्चर। फिर हमने इसके अंदर देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, और फिर हमने देखा इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। अब अगर मैं इनका एक डिफरेंस टेबल बनाऊं क्लास, अगर इनका एक डिफरेंस टेबल पढ़ा जाए, जिससे चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाएंगी, तो हम वो देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। ठीक है, एक डिफरेंस टेबल बनाते हैं। हम्म,
तो यहाँ पर एक की फीचर भी रखना पड़ेगा हमें। चलो ऐसे ही स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास रहेंगे फीचर। यहाँ पर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। फीचर्स में हमारे पास पहला फीचर रहने वाला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पर हम देखेंगे। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे डीएनए की लोकेशन, कि भाई डीएनए कहाँ रखा हुआ है, डीएनए की लोकेशन। तीसरी चीज़ हम देखेंगे साइज, दोनों का साइज कैसा रहता है। चौथी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनेलीज को लेकर। ठीक है, पांचवी चीज़ हम देखेंगे कि इनकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे इनकी। ठीक है, अगली चीज़ हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। इतनी चीज़ों में आप सफिशिएंट हो। ठीक है, ये आप कैपेबल हो जाओगे एग्ज़ाम लिखने के। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, सो दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें डीएनए की लोकेशन की, तो मैंने अभी बताया इनके पास क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग डीएनए, फ्री फ्लोटिंग, और वो भी कहाँ पर होता है, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म शायद डिस्कस करना रहेगा, अभी बता देती हूँ। इनके पास जो है वो डीएनए कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो कमरा है ना, तिजोरी, जहाँ पे डीएनए पाया जाता है। अब देखो आप साइटोप्लाज्म में क्या होता है। अगर ये सेल है तो जितना मैंने पर्पल वाला पार्ट किया ना, ये खाली जगह जिसमें सारी चीजें हैं, इसी को कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें इसके अंदर डिफरेंस टेबल में, तो इसमें क्या होता है, देखो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है कौन, डीएनए, और इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग डीएनए होता है, और इसमें कहाँ होता है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर। साइज की अगर बात करें तो मैंने इसका साइज आपको बता ही दिया था। साइज कितना होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और इनका 10 माइक्रोमीटर से कहाँ तक, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक इनका साइज हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, यानी इनके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। ऑर्गेनल्स की बात करें तो इनके पास ऑर्गेनल्स तो होती हैं, बट उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। ठीक है, इनके पास क्या होती है भाई, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड, मैं इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दे आर सिंपल, इनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है। ठीक है, बट यहीं पर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग्जाम्पल की मैंने आपको बात बताई दी, इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और आर्के आते हैं, जैसे थर्मोफाइल्स वगैरह हमने देखा। और इनके अंदर क्या आते हैं, इनके अंदर प्लांट्स आते हैं। एक सेकेंड, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट आते हैं, और क्या आते हैं, फंजाई आते हैं। तो ये सारे थे एक डिफरेंस टेबल में, हमने इसको कंपाइल कर दिया कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल, और इसके इसके अलावा भी हमने देखा कि आर्के क्या होते हैं, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। ठीक है, इनके बीच में प्रोटिस्ट और फंजाई हमने जाना, और फिर हमने पढ़ा इसमें डिफरेंस टेबल। तो यहाँ पर हम जो है इस चैप्टर के पार्ट 2 को, सिर्फ पार्ट 2
पार्ट 2 को जान करते हैं क्या कंप्लीट। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। देखो ये लाल रंग नहीं निकला, कोई बात नहीं। सी यू।